शेर दिल, जासूसी, फरार, हिम्मत, सरफरोशी, वतन की खातिर जान की बाजी लगाने वाले एक गुमनाम मुजाहिद की सनसनीखेज दास्तान। दुश्मन के दिल में बैठकर अपने वतन का दिफा करने वाला शेर दिल। शाम जरा गहरी हुई तो आलमगीर दरख्तों में से गुजर कर केबिन की तरफ आता हुआ नजर पड़ा। मैं केबिन के बाहर ही बैठा हुआ था। उसके आते ही मैंने पूछा, कुछ कामयाबी हुई? आलमगीर मेरे पास बैठते हुए बोला, यहाँ जो अपने आदमी काम कर रहे हैं वो बड़े जांबाज हैं और अपनी जान खतरे में डालकर भी राज मालूम करके ले आते हैं। मैंने कहा, फिर क्या पता चला? आलमगीर ने सांस लेते हुए कहा, पता ये चला है कि छतरी वाली छावनी के टीले के ऊपर साथ साथ 3 कोठरियां बनी हुई हैं। इन कोठरियों में से एक कोठरी में कमांडो शेरबाज कैद है। वहाँ सिक्योरिटी की क्या पोजीशन है? मैंने पूछा। आलमगीर कहने लगा, भारतीय फौजी छावनियों में वैसे भी सिक्योरिटी बड़ी सख्त होती है और ये तो ऐसी छावनी है कि जहां भारतीय हुकूमत अपने खतरनाक सियासी कैदियों और जासूसों को कैदी बनाकर रखती है। यहाँ तो सिक्योरिटी बहुत ही ज्यादा सख्त होगी। वैसे जितना कुछ हमारा जासूस मालूम कर सका है उसकी रोशनी में मालूम हुआ है कि टीले पर वाक़ छावनी की तरफ किसी सिविलियन को जाने की इजाजत नहीं है। कोई मकामी गुज्जर या सब्जी फरोश सब्जी वगैरह लेकर ऊपर नहीं जा सकता। वहाँ पर मुकीम फौजियों के लिए राशन फौजी ट्रक लेकर आता है। छावनी के गिर्द पत्थर की मजबूत 4 दीवारी ऊपर तक गई हुई है। चारों कोनों पर 4 ऊंचे वॉच टावर बने हुए हैं जहां से हर वक्त सर्च लाइट की रोशनियां दीवारों पर पड़ती रहती हैं। ये रोशनी इतनी तेज होती है कि अगर दीवार पर कोई मक्खी भी बैठे तो वॉच टावर के गार्ड को नजर आ जाती है। जिस तरह कैदियों की कोठरियां हैं उनकी पिछली दीवार टीले से नीचे घाटी तक बिल्कुल सीधी चट्टान की तरह चली जाती है। यानी अगर कोई चाहे तो रस्सी की मदद से भी ऊपर नहीं चढ़ सकता। अगर चढ़ने की कोशिश भी करे तो वॉच टावर के संतरी उसे सर्च लाइट की रोशनी में बड़ी आसानी से देख लेंगे और मशीन गन के एक ही ब्रस्ट से उसका काम तमाम कर देंगे। आलमगीर मुझे बड़ी मायूस कुन बातें सुना रहा था, मगर मेरा खुदा जानता है कि मैं मायूस नहीं था। ये अजीब बात है कि मैं कभी मायूस नहीं हुआ था। मुझे एक तो खुदा पर हमेशा भरोसा रहा है और अगर आदमी की नीयत नेक है, उसकी अक्ल ठिकाने है और उसका मिशन हुब्बुल वतनी का मिशन है और उसके इरादे मजबूत हैं तो उसकी कामयाबी यकीनी है। उस वक्त भी जब हमारा मुजाहिद साथी आलमगीर मुझे छतरी वाली छावनी की नाकाबिल शिकस्त सिक्योरिटी का हाल सुना रहा था तो मेरा दिल कह रहा था कि हैदर अली, अपने दिल को मजबूत रखो और अल्लाह का नाम लेकर चल पड़ो। दुश्मन चाहे छावनी में तोपे लगा दे, तुम अपने गाजी साथी शेरबाज को निकालने में जरूर कामयाब हो जाओगे। मैंने आलमगीर से पूछा कि टीले के पीछे जो दरिया बहता है वो टीले से कितने फासले पर है? उसके जवाब में आलमगीर बोला, दरिया टीले के जुनूब मशरकी समत बिल्कुल साथ ही बहता है। टीले की ढलान और दरिया के दरमियान थोड़ा सा फासला है जहाँ जंगली झाड़ियाँ और सरकंडे हैं। मैंने अपने आप को इस मिशन के लिए तैयार तो कर लिया था, मगर मुझे अपनी इस कमजोरी का एहसास था कि मुंडेल छावनी का इलाका मेरे लिए बिल्कुल अजनबी था। मुझे वहाँ किसी ऐसी जगह की जरूरत थी जिसको मैं अपना खुफिया ठिकाना बनाकर छावनी वाले टीले का सर्वे कर सकूं। इसके अलावा मुझे वहाँ किसी ऐसे आदमी की जरूरत थी जो खास भरोसे का आदमी हो और मिशन में मुझे जिन चीजों की जरूरत हो वो मुझे फराहम कर सके। मैं तो वहाँ किसी को जानता नहीं था और मेरा मिशन इंतहाई खुफिया और खतरनाक था। मैं इस बारे में खुद किसी अजनबी शख्स को एतमाद में नहीं ले सकता था। जब मैंने अपनी इस तशवीश का आलमगीर से इजहार किया तो वो कहने लगा, मुझे पहले ही से इस हकीकत का एहसास था कि अकेले इस मिशन में तुम्हें बहुत सी मुश्किलात पेश आ सकती हैं, बहुत से मसाइल पैदा हो सकते हैं। इसका हल मैंने तलाश कर रखा है। उसने बताया कि बेंगलोर से एक आदमी मेरे साथ मुंडेल छावनी जाएगा जो मुझे वहाँ मुंडेल कस्बे के एक आदमी से मिलाएगा। वो आदमी भी अपना खास मुजाहिद और तहरीक आज़ादी कश्मीर के लिए वहाँ बैठा खामोशी से अपना काम कर रहा है। वो मुजाहिदीन को मुंडेल छावनी से कश्मीर के भारतीय फौजी यूनिटों को सप्लाई किए जाने वाले असलहे से बाखबर रखता है। ये सुनकर मुझे काफी हद तक इत्मीनान हुआ। आलमगीर कहने लगा, तुम्हें इस मिशन के लिए जिस किस्म का असलहा जरूरत होगा मुंडेल छावनी वाला अपना मुजाहिद तुम्हें वो असलहा मुहैया कर देगा। मैंने उस आदमी के बारे में जब आलमगीर से पूछा कि उसका नाम क्या है और वो छावनी के कस्बे में क्या काम करता है तो उसने मुझे उसका नाम भी बता दिया और ये भी बता दिया कि वहाँ वो क्या काम करता था। मैं आपको अपने इस मुजाहिद का असली नाम नहीं बताऊंगा, ये भी नहीं बताऊंगा कि वो वहाँ किस किस्म की ड्यूटी सर अंजाम दे रहा था। सिर्फ इतना बताऊंगा कि वो मुंडेल छावनी वाले टीले के करीब जो इंडियन
आर्मी एविएशन का कैंप था। वहाँ वो ग्राउंड स्टाफ में मैकेनिक का काम करता था। उसका फर्जी नाम बशीर बट रख लें। आलमगीर ने बताया कि बशीर बट का ताल्लुक वादी कश्मीर से है, मगर उसके आबाओ अजदाद 100 साल पहले कश्मीर से निकलकर हैदराबाद दक्कन में आबाद हो गए थे। बशीर बट तमिल और तेलुगु जबान दोनों रवानी से बोल लेता था। ऐसा आदमी मेरे लिए बेहद मुफीद साबित हो सकता था। मैंने आलमगीर से कहा, मेरा ख्याल है कि मैं कल सुबह यहाँ से मुंडेल छावनी की तरफ चल पड़ूंगा। आलमगीर कहने लगा, नहीं, तुम कल सुबह नहीं जा सकोगे। इसकी वजह यह है कि मुझे अपना जो खास आदमी तुम्हारे साथ भेजना होगा, जो मुंडेल छावनी तक तुम्हारी रहनुमाई करेगा और तुम्हें बशीर बट से मिलवाएगा, उससे मेरी कल मुलाकात दोपहर के बाद ही हो सकती है। अब प्रोग्राम यूं बनेगा कि मैं कल शाम को अपने खास आदमी को तुम्हारे पास भेज दूंगा। वो तुम्हें रात को या सुबह सुबह मुंह अंधेरे यहाँ से निकाल कर ले जाएगा। वो मुंडेल छावनी वाले जंगल के मुख्तसर रास्ते से वाकिफ है। मेरा ख्याल है कि तुम्हें जंगल का ये सफर पैदल चलकर तय करना होगा। फिर कुछ देर बातें करने और मुझे मुंडेल छावनी के बारे में बात जरूरी बातें बताने के बाद आलमगीर चला गया। दूसरे रोज शाम से जरा पहले आलमगीर का खास आदमी, जिसको मैं मुजाहिद के नाम से ही पुकारूंगा, मेरे पास जंगल में पहुंच गया। मुझसे बगलगीर होकर मिला, मेरे पास केबिन के अंदर बैठ गया। मैंने पूछा कि मुंडेल छावनी किस वक्त जाने का प्रोग्राम है। मुजाहिद बोला, हम मुंह अंधेरे निकलें तो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि मैं जानता हूँ कि हम दिन के वक्त वहाँ पहुँचेंगे। मैंने कहा, जंगल में से वहाँ तक कितना फासला होगा? वो बोला, 20 किलोमीटर है। अगर हमें दरिया में कोई कश्ती मिल गई तो ये फासला उससे भी आधा हो सकता है। बहरहाल हम अगर मुंह अंधेरे रवाना हुए तो कल दोपहर तक या दोपहर के बाद मुंडेल छावनी के कस्बे में पहुंच जाएंगे। जिस तरह मुजाहिद ने कहा वैसे ही हमारा प्रोग्राम तय हो गया। रात हमने वहीं गुजारी। सुबह नमाज के वक्त उस्मान बाबा हमारे लिए नाश्ता और चाय लेकर आ गया। हमने नाश्ता किया, चाय की एक एक प्याली पी और अल्लाह का नाम लेकर अपनी मंजिल की तरफ रवाना हो गए। मुजाहिद मुझे जंगल के किनारे किनारे लेकर चल रहा था। यहाँ जंगल इतना गुंजान नहीं था, ज्यादा बरसाती नाले और घाटियां भी नहीं थी। रास्ते में जंगली देहातियों के झोंपड़ों के करीब से भी गुजरे। सूरज निकल आया था, गर्मी और हब्स हो रहा था। हम आहिस्ता आहिस्ता चल रहे थे ताकि जल्दी न थक जाएं, क्योंकि सफर काफी लंबा था। दोपहर के वक्त हम एक खुली पथरीली जगह पर आ गए। हमारे एक जानिब छोटे छोटे टीलों का सिलसिला फैला हुआ था और दूसरी जानिब घने जंगल के दरख्तों का झुंड था। हम थोड़ा बहुत खाना साथ लाए थे। वहाँ बैठकर हमने खाना खाया। मुजाहिद कहने लगा, इन टीलों के पीछे दरिया बहता है। ये दरिया ज्यादा बड़ा नहीं है। टीलों में से गुजरने की वजह से उसका पार्ट छोटा है, मगर पानी का बहाव ज्यादा तेज है। अगर वहाँ हमें कोई इधर उधर पड़ी हुई छोटी कश्ती मिल गई तो हम ज्यादा से ज्यादा 1 घंटे में मुंडेल छावनी के कस्बे के नजदीक पहुंच जाएंगे। थोड़ी देर आराम करने के बाद हम दरिया की समत चल पड़े। 2-3 टीलों में से गुजरने के बाद हम दरिया पर पहुंच गए। दरिया का पार्ट वाकई छोटा था, मगर पानी तेजी से बह रहा था, क्योंकि ये दरिया टीलों के दरमियान से इधर उधर घूमता हुआ बह रहा था। मुजाहिद एक जगह खड़ा बड़े गौर से जायजा ले रहा था। कहने लगा, यहाँ कोई कश्ती वगैरह दिखाई नहीं दे रही, हमें दरिया के साथ साथ चलना चाहिए। हम दरिया के किनारे सरकंडों के दरमियान से होते हुए आगे जा रहे थे। हम एक टीले के नशेब में से गुजरकर बाहर आए तो मेरा साथी मुजाहिद रुक गया। वो एक तरफ देख रहा था, मैंने भी उस तरफ देखा तो वहाँ कुछ फासले पर ताड़ी के दरख्तों के नीचे झोंपड़ियां नजर आईं। मुजाहिद कहने लगा, ये माही गिरों के झोंपड़े हैं, आगे हमें कोई ना कोई कश्ती जरूर मिल जाएगी, आ जाओ। हम किनारे किनारे चल पड़े। जरा आगे गए तो वहाँ छोटी छोटी कश्तियां खड़ी थी। मुजाहिद ने मुझे हिदायत की कि कश्तियों के करीब से खामोशी से गुजर जाऊं। मैंने वैसा ही किया। वहाँ कोई माही गिर नहीं था। कुछ दूर जाकर मुजाहिद जमीन पर बैठ गया। उसने मुझे भी बैठने का इशारा किया। मैं भी वहीं सरकंडों के पीछे बैठ गया। मुजाहिद जैसे घात लगाकर बैठा हुआ था और उस तरफ देख रहा था जहां माही गिरों की कश्तियां थी। जब उसे यकीन हो गया कि वहां आसपास कोई और नहीं है तो बोला, तुम इसी जगह बैठे रहो, मैं कश्ती लेकर आता हूँ। जब मैं कश्ती लेकर आऊँ तो तुम बिल्कुल तैयार रहना और जितनी जल्दी हो सके कश्ती में सवार हो जाना। वो उठकर चल दिया। मैं उसे कश्तियों की तरफ जाते देख रहा था। वो झुक कर चल रहा था। सबसे आखिर में जो कश्ती थी वो उसके पास जाकर बैठ गया। फिर जल्दी से उठा, कश्ती का लंगर खोला, उसे दरिया में धकेला, उसमें छलांग लगाई और चप्पू चलाता मेरी तरफ बढ़ने लगा। मैं उठ खड़ा हुआ, किनारे पर आया और कश्ती को देखने लगा। दरिया का पानी तेज था। कश्ती बड़ी तेजी से मेरी तरफ आ रही थी, मगर वो किनारे से 15-20 फुट दूर थी। कश्ती करीब आई तो मुजाहिद ने मुझे आने का इशारा किया। मैं दरिया में कूद गया और कश्ती की तरफ तैरने लगा। कश्ती रुक नहीं सकती थी, मैं तेज तेज तैर रहा था। मुजाहिद ने पानी में चप्पू मेरी तरफ बढ़ाया। चप्पू मेरे हाथ में आ गया। मैं कश्ती में बैठ गया। कश्ती डोंगा सी थी मगर बड़ी पुख्ता थी। मुजाहिद चप्पू चलाते हुए कश्ती को वस्त में ले आया। हंसकर बोला, हम खुशकिस्मत हैं कि हमारे पीछे कोई नहीं आया। ये लोग बड़े तजुर्बाकार तैराक और कश्तीदान होते हैं। मैंने गर्दन मोड़ कर देखा, अभी तक हमारे पीछे कोई माहीगीर नहीं था। दरिया का बहाव हमें टीले की दूसरी तरफ ले गया, जहाँ पानी की लहरें बड़ी तेज रफ्तार थीं। देखते देखते हम 3-4 टीलों के दरमियान से गुजर गए। जब टीले खत्म हो गए तो दरिया थोड़े खुले मैदान में आ गया। मैंने भी एक चप्पू पकड़ लिया। कश्ती अच्छी खासी रफ्तार से आगे बहती चली जा रही थी। मुजाहिद बोला, अब हम इंशाअल्लाह
इंशाअल्लाह 1 घंटे में अपनी मंजिल पर पहुंच जाएंगे। दूर से हमें टीले नजर आ रहे थे। मुजाहिद ने उनकी तरफ इशारा करके कहा, ये मुंडेल छावनी के टीले हैं। इनमें से एक टीले के ऊपर मुंडेल छावनी है और उसके पीछे मुंडेल का कस्बा है, जो इस छावनी की वजह से आबाद हो गया है। अच्छा खासा कस्बा है, वहाँ एक सिनेमा हाउस भी है। कश्ती पहाड़ियों की तरफ बढ़ रही थी। पहाड़ियों के करीब जाकर दरिया दाएं जानिब मुड़ गया। मुजाहिद ने कहा, वो ऊपर छतरी वाली इमारत को देख रहे हो? मैंने पहाड़ी टीले पर निगाह डाली। टीले की चोटी पर इमारत नजर आ रही थी, जिसके ऊपर छोटी सी छतरी नजर आ रही थी। मुजाहिद बोला, ये मुंडेल छावनी की बैरकें हैं, यहाँ फौज का कैंप है। मुजाहिद को मालूम नहीं था कि वहाँ इंडियन आर्मी का गोला बारूद का जखीरा भी स्टोर किया हुआ है और असलहे का स्टोर भी है, और 3 ऐसी कोठरियां बनी हुई हैं, जिनमें से एक कोठरी में कमांडो शेरबाज कैद है। मैंने देखा कि छावनी की इमारत की पिछली दीवार बिल्कुल चट्टान की तरफ नीचे से ऊपर तक चली गई थी। वहाँ से ऊपर चढ़ना बहुत मुश्किल था। कम से कम मैं वहाँ से ऊपर नहीं जा सकता था और मुझे सीधी चढ़ाई चढ़ने का तजुर्बा था। बैरकों के ऊपर मुझे 3 तरफ बने हुए वॉच टावर भी नजर आ रहे थे। चौथा वॉच टावर इमारत की दूसरी तरफ था। हमारी कश्ती वहाँ से आगे गुजर गई। आगे कुछ फासले पर एक घाट आ गया, जहाँ पहले से 2-3 बड़ी कश्तियां खड़ी थी। यहाँ से मुसाफिर और देहाती लोग दरिया पार करते थे। हमने कश्ती को किनारे पर लगाया, उसे ऊपर खींचकर एक तरफ कर दिया और एक पगडंडी पर कस्बे की तरफ चल पड़े। मुजाहिद ने कहा, इसी कस्बे में अपना खास एतमाद वाला आदमी बशीर बट रहता है। उसका मकान कस्बे के दूसरे किनारे पर है। हम कस्बे में पहुंच गए थे। खासा बड़ा कस्बा था। जिस तरह महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश के मकान होते हैं, वैसे ही ढलानी छतों वाले पत्थर और ईंटों की दीवार वाले मकान थे। झोंपड़े भी थे, कहीं कहीं 2 मंजिला इमारतें भी थीं। बाजार तंग थे, दुकानें खुली थीं। बाजार में से बैलगाड़ियां और माल मवेशी गुजर रहे थे। लोगों का लिबास देहाती टाइप का था। काले और गहरे सांवले रंग के मर्द और औरतें थीं। औरतें सुर्ख और नीली साड़ियों में थीं। अक्सर औरतें और मर्द पांव से नंगे थे। चाय की और सिगरेटों की दुकानें भी थीं। मोटर रिक्शा नहीं था। उनकी बजाय मरियल घोड़ों वाले टांगे चल रहे थे। मुजाहिद मुझे बशीर बट के घर ले गया। वो उस वक्त घर पर नहीं था। उसके नौकर ने मुजाहिद को पहचान कर उसको सलाम किया और हाल चाल पूछा। मुजाहिद ने पूछा कि बशीर कहाँ है। नौकर ने बताया कि वो कैंप से अभी नहीं आए, थोड़ी देर में आ जाएंगे। उसने बैठक खोल दी, हमारे लिए चाय बनाकर ले आया। कोई आधे घंटे बाद एक खिलते हुए रंग वाला दराज कद जवान बैठक में दाखिल हुआ। मुजाहिद से बगलगीर होकर उससे हाल चाल पूछा। मुजाहिद ने उससे मेरा तारुफ करवाया और कहा, आलमगीर ने उन्हें तुम्हारे पास भेजा है। बशीर बट ने मुस्कुराते हुए कहा, खैरियत तो है ना? वैसे आलमगीर ने भेजा है तो खैरियत नहीं होगी। और वो दोनों हल्का सा कहका लगाकर हंस पड़े। बशीर बट मेरी तरफ मुतवज्जे था। कहने लगा, हैदर साहब फरमाइए, मैं आपकी क्या खिदमत कर सकता हूँ? मैं मुजाहिद के सामने अपने मिशन के बारे में बात नहीं करना चाहता था। मैंने मुजाहिद से कहा, मुजाहिद भाई, मैं तन्हाई में बशीर साहब से कुछ बात करना चाहता हूँ। मुजाहिद हमारे काम से बखूबी वाकिफ था और उसे इसका एहसास था कि हमारे काम में इंतहाई राजदारी से काम लिया जाता है और कभी कभी तो अपने करीबी साथी से भी बाज राज एक खास वक्त तक पोशीदा रखे जाते हैं। वो मुस्कुराते हुए उठा और बोला, तुम लोग आराम से बातें करो, मैं इतनी देर में कस्बे की सैर करके आता हूँ। मुजाहिद के जाने के बाद मैंने बशीर बट से कहा, बशीर साहब बात यह है, और मैंने आलमगीर की हिदायत के मुताबिक बशीर बट को अपने मिशन की पूरी तफसीलात से आगाह कर दिया। वो बड़ी तवज्जो से मेरी गुफ्तगू सुनता रहा। मैं कोई 5 मिनट तक उसे तमाम तफसीलात बताता रहा। जब मैं खामोश हो गया तो बशीर बट कहने लगा, हैदर साहब, अगरचे आपका ये मिशन बड़ा मुश्किल है, लेकिन मैं आपकी हर मुमकिन मदद करूंगा और अपने मुहिब्बुल वतन कमांडो शेरबाज खान को मुंडेल छावनी से फरार करवाने की पूरी कोशिश करूंगा। मैंने मिशन की कुछ मुश्किलात का जिक्र करते हुए उसे बताया कि मैंने छावनी को दूर से देखा है। वो टीले की चोटी पर है और उसकी दीवारें चट्टानों की तरह बिल्कुल सीधी हैं, जिन पर बड़े से बड़ा कोह पैमा भी इतनी आसानी से नहीं चढ़ सकता। बशीर बट बोला, उस पर चढ़ने की क्या जरूरत है? टीले की फौजी कोठरियों तक पहुंचने की और भी तरकीबें हो सकती हैं। मैंने पूछा, मसलन? बशीर बट ने कहा, अभी आप आराम करें, रात को बात करेंगे, वैसे भी सूरज गुरूब हो चुका है। मुलाजिम ने आकर पूछा, सर आज खाना क्या पकाऊं? बशीर बट बोला, हमारे मेहमान आए हुए हैं, बिरयानी वगैरह पकाओ और 2 मुर्ग रोस्ट कर लो। मालूम होता था कि उस शख्स के जहन में कोई खास मंसूबा है जिसको वो अभी जाहिर नहीं करना चाहता था। बहरहाल मुझे उसकी मदद चाहिए थी, क्योंकि वो इंडियन आर्मी एविएशन के ग्राउंड स्टाफ में था और मुझे बताया गया था कि उनके बेस से आर्मी हेलीकॉप्टर शाम को कुछ सप्लाई वगैरह का सामान लेकर टीले वाली बैरकों की तरफ जाता है। शाम मैंने बशीर बट के मकान पर ही गुजार दी। वो बाहर गया हुआ था। रात के पहले पहर आया। हमने बैठक में एक साथ बैठकर खाना खाया। खाने के बाद कॉफी पी। उस वक्त हम दोनों अकेले थे। नौकर बर्तन वगैरह उठाकर
कर जा चुका था। बैठक में सिर्फ एक टेबल लैंप रोशन था, पंखा चल रहा था, बैठक की खिड़कियां बंद थी। बशीर भट्ट ने उठकर दरवाजा थोड़ा सा खोल दिया ताकि अगर कोई वहां आए तो वो नजर आ जाए। मैंने उसे पूछा कि उसके जहन में शेरबाज खान को टीले की फौजी छावनी से निकालने की कौन सी स्कीम है। कहने लगा, छावनी में 4 बैरकें हैं, ऊपर 3 कोठरियां हैं। बैरकों में मरहट्टा रेजिमेंट के फौजी रहते हैं। उनकी नफरी 100-125 जवानों पर मुश्तमिल है। इनमें फौजी अफसर भी हैं। फौजी अफसर अलग क्वार्टर में रहते हैं, मगर उन्हें अपनी फैमिली वहां रखने की इजाजत नहीं है। मैंने पूछा, मैंने देखा है कि जिन कोठरियों में से एक कोठरी में मेरी इत्तला के मुताबिक उसे रखा गया है, वहां तक पिछली दीवार के जरिए नहीं पहुंचा जा सकता, क्योंकि दीवार बिल्कुल सीधी है और बहुत ऊंची है। दूसरे ऊपर दोनों जानिब वॉच टावर वाले गार्ड्स की नजर पड़ती है और रात के वक्त सर्च लाइट की रोशनी भी पड़ती है। बशीर भट्ट मेरी तरफ इस तरह देख रहा था जैसे वो मुझे कुछ कहना चाहता है। मैं उसे मौका देते हुए खामोश हो गया। बशीर भट्ट ने कहा, हैदर भाई, तुम इन फौजी बैरकों पर कमांडो अटैक करोगे? क्या तुम एक तरबियत याफ्ता कमांडो हो? मैंने कहा, मैंने कमांडो की इब्तिदाई तरबियत हासिल की हुई है। वो बोला, तुम्हें इससे ज्यादा अपना जौहर दिखाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, क्योंकि तुम अकेले नहीं होगे, तुम्हारे साथ 5 जवानों का कमांडो ब्रिगेड भी होगा। मैं कुछ समझ न सका था। मैंने कहा, 5 जवानों का ब्रिगेड? ये लोग कौन है? बशीर भट्ट बोला, तुम्हें तफसील में जानने की जरूरत नहीं है। तुम्हारी इत्तला के लिए इतना ही काफी है कि ये 5 जवान ट्रेंड कमांडो हैं, मुसलमान मुजाहिद हैं। इनका ताल्लुक दक्कन के मुसलमानों की एक ऐसी तंजीम से है जो यहाँ के मुसलमानों के जायज हुकूक की हिफाजत करती है और भारतीय हुकूमत की मुस्लिम कुश कार्रवाइयों का खुफिया तौर पर मुकाबला करती है। मैं खामोशी से बशीर भट्ट को देख रहा था। उसने कहा, इस तंजीम के सारे रजाकार कमांडो हैं। मैं शाम को तुम्हें यहाँ बिठाकर उनसे मिलने गया था। वो तुम्हारी मदद को दिलो जान से तैयार हो गए हैं। मुझे काफी इत्मीनान हो गया कि अब मैं शेरबाज को दुश्मन की कैद से निकाल कर ले जा सकूंगा। मैंने बशीर भट्ट से पूछा कि इन मुजाहिदों से कहाँ मुलाकात होगी? क्या वो रात को यहाँ आएंगे? बशीर भट्ट बोला, नहीं, वो यहाँ नहीं आएंगे, बल्कि हमें उनके पास जाना होगा। मैंने पूछा, वो रहते कहाँ हैं? बशीर भट्ट ने कहा, ये मैं तुम्हें नहीं बता सकता, लेकिन उनका एक खुफिया ठिकाना है। तुम उनसे उसी खुफिया ठिकाने पर ही मिलोगे। मैंने पूछा, ये मुलाकात कब होगी? वो बोला, अभी आध घंटे के बाद हम यहाँ से निकल पड़ेंगे। और ऐसा ही हुआ। ठीक आधा घंटा गुजरा तो बशीर भट्ट मुझे साथ लेकर मकान से निकल आया। उसकी पुरानी जीप बाहर खड़ी थी। हम जीप में सवार हो गए। बशीर भट्ट ड्राइविंग सीट पर था और जीप कस्बा मुंडेल के नीम रोशन बाजारों से निकलकर ऐसे इलाके की तरफ आ गई जहाँ दूर दूर तक रात की तारीकी थी। कहीं कोई बत्ती झिलमिलाती हुई भी दिखाई नहीं देती थी। आसमान पर सितारे चमक रहे थे। दुश्मन की धुंधली रोशनी में दूर पहाड़ों के खाके से नजर आ रहे थे। बशीर भट्ट जीप को बड़ी महारत से चला रहा था। रास्ता कहीं हमवार था और कहीं पत्थरों पर जीप हिचकोले खाने लगती। एक जगह कच्चा रास्ता नीचे घाटी में उतर गया था, जहाँ ऊंचे ऊंचे दरख्त थे। उनके दरमियान जीप एक तरफ रुक गई। सामने दरख्तों के पीछे मुझे एक केबन सा नजर आया, जहाँ कोई रोशनी नहीं थी। बशीर भट्ट मेरे आगे आगे चलता उस केबन के पास आकर बोला, तुम यहाँ ठहरो। केबन एक तरफ को झुका हुआ था। छोटा सा बरामदा था। इस इलाके में इसी किस्म के केबन या झोंपड़ी या देहाती मकान होते हैं। दीवारें पत्थर जोड़कर बनाई जाती हैं। ऊपर खपरेल की ढलवान छत डाल दी जाती है। बाहर एक बरामदा होता है और बस। बशीर भट्ट ने बरामदे में जाकर दरवाजे पर आहिस्ता से 3 बार दस्तक दी। मैंने एक इंसानी साया देखा जो केबिन की एक तरफ से निकलकर तेजी से बशीर भट्ट के पास आ गया और मुझे ऐसा लगा जैसे उस साये ने बशीर भट्ट की गर्दन को अपने बाजू के शिकंजे में ले लिया था। बशीर भट्ट की घुटी हुई आवाज आई। उसने अपना असली नाम बताया तो इंसानी साया जल्दी से पीछे हट गया और जिधर से आया था उसी तरह अंधेरे में गायब हो गया। बशीर भट्ट अंदर चला गया। दरवाजा बंद था। मैं अंधेरे में चुपचाप खड़ा था कि किसी ने अचानक पीछे से मेरी गर्दन को अपने बाजू के शिकंजे में ले लिया। मैंने जल्दी से कहा कि मैं बशीर भट्ट के साथ आया हूँ और मेरा नाम हैदर अली है। इंसानी साये ने मुझे उसी वक्त छोड़ दिया और ये शख्स भी अंधेरे में गायब हो गया। ऐन उसी वक्त केबिन का दरवाजा खुला। अंदर से मोमबत्ती की मध्यम रोशनी बाहर आ रही थी। बशीर भट्ट बाहर निकला। उसने मुझे बुलाया। मैं आगे बढ़ा और बशीर भट्ट के साथ केबिन में दाखिल हो गया। उसी रोशनी में मुझे 5 आदमी जमीन पर बिछी हुई नारियल की सफ पर बैठे नजर आए। उन्होंने अपने चेहरों और सरों पर इस तरह कपड़ा लपेट रखा था कि उनकी सिर्फ आंखें ही नजर आ रही थी, जो चीते की आंखों की तरह चमक रही थी। मैं बशीर भट्ट के पास ही सफ पर बैठ गया। बशीर भट्ट ने उनसे मेरा तारुफ करवाया और कहा, हैदर अली जिस मिशन पर यहाँ आया है उसके मुतालिक आप सब मुजाहिदों को तफसील से बयान कर चुका हूँ। अब आप खुद हैदर अली से बात कर लें। मैं वापस जाता हूँ और सुबह मुंह अंधेरे आऊंगा। इससे पहले कि मैं बशीर को कुछ कहता वो केबिन से निकल गया। इन 5 मुजाहिदों में से एक ने उठकर दरवाजा बंद कर दिया और वापस अपनी जगह पर आकर बैठ गया। एक लम्हे के लिए 5 मुजाहिद जो बाकायदा तरबियत याफ्ता कमांडो थे मेरी तरफ अपनी चमकीली आंखों से देखते रहे। उनमें से एक कमांडो मेरे बिल्कुल सामने सफ पर बैठ गया। उसने मुझसे कहा, कमांडो शेरबाज, तुम्हारी इत्तला के मुताबिक छावनी की बैरकों में किस जगह पर कैद है? मैंने कहा, मेरी इत्तला के मुताबिक कमांडो शेरबाज किसी बैरक में नहीं है, बल्कि ऊपर जो 3 कोठरियां हैं उनमें से किसी कोठरी में कैद है। उस कमांडो ने अपने साथियों को एक नजर देखा, फिर मुझसे मुखातिब होकर बोला, तुम्हें इस मिशन पर हमारे साथ जाना होगा, क्योंकि शेरबाज की
शनाख्त तुम ही करोगे, हम में से कोई भी उसे नहीं जानता। मैंने कहा मैं आप लोगों के साथ जरूर जाऊंगा। एक ने पूछा क्या तुम ट्रेंड कमांडो हो? मैंने कहा थोड़ी सी ट्रेनिंग जरूर ले रखी है। वो आदमी जो इन 5 कमांडोज का लीडर मालूम होता था बोला थोड़ी सी ट्रेनिंग कोई हैसियत नहीं रखती, मगर तुम्हारा हमारे साथ जाना बहुत जरूरी है। ठीक है, तुम हमारी हिफाजत में रहोगे और कमांडो शेरबाज की शनाख्त करवाओगे। मैंने सवाल किया हम छावनी के टारगेट पर किस तरह से जाएंगे? लीडर बोला ये तुम्हें कमांडो एक्शन शुरू करने से पहले खुद ब खुद मालूम हो जाएगा, तुम यहाँ आराम करो, सुबह बशीर भाई आकर तुम्हें वापस ले जाएगा। हमें जिस रात अटैक करना होगा तुम्हें सुबह इत्तला मिल जाएगी। उसके साथ ही 5 के 5 कमांडो उठे और एक दूसरे के पीछे केबिन से बाहर निकल गए। मैं सफ पर अकेला रह गया। कोने में मोमबत्ती जल रही थी। कुछ समझ में नहीं आता था कि सो जाऊं या बैठा रहूं, दरवाजा अंदर से बंद करूं या न करूं। मैं उठकर दरवाजे को चटखनी लगाने लगा तो किसी ने बाहर से धीमी आवाज में कहा इसकी जरूरत नहीं है, तुम मोमबत्ती बुझाकर सो जाओ। मालूम हुआ कि कुछ कमांडो बाहर पहरे पर मौजूद थे। मैंने मोमबत्ती बुझाई और सफ पर कुछ देर घुटनों को बाजुओं के शिकंजे में लिए बैठा सोचता रहा कि ये लोग बड़े जबरदस्त और जांबाज किस्म के मुसलमान मुजाहिद लगते हैं। खुदा जाने इन्होंने कहां से कमांडो ट्रेनिंग ली होगी, क्योंकि भारत में मुसलमानों की तंजीम की खुफिया पुलिस बाकायदा निगरानी करती थी। उसके बाद मैं सफ पर लेट गया। मुझे नहीं मालूम किस वक्त मुझे नींद ने अपनी आगोश में ले लिया। मुंह अंधेरे एक शख्स ने आकर मुझे जगा दिया। मैं कलमा शरीफ पढ़ता हुआ उठ बैठा। मेरे सामने एक दराज कद जवान खड़ा था जिसके चेहरे पर कपड़ा लिपटा हुआ था और मुझे सिर्फ उसकी आंखें ही नजर आ रही थी। उसके कंधे पर स्टेन गन लटकी हुई थी। इन लोगों में आकर मुझे यकीन हो गया था कि शेरबाज खान को हम निकाल लाएंगे, लेकिन फिर ख्याल आता था कि मुंठेल छावनी के टीले पर तो इंडियन आर्मी का पूरा ब्रिगेड बैठा हुआ है और उनके पास हर किस्म का बेपनाह असलहा है। हम वहां पहुंचेंगे कैसे और फिर वहां से शेरबाज खान को लेकर निकलेंगे किस तरह? कभी ख्याल आता कि हम कामयाब हो जाएंगे और कभी ख्याल आता कि इस कमांडो मिशन में हम सारे मारे जाएंगे। हमारा मुकाबला इंडियन आर्मी के पूरे ब्रिगेड से था जो हर किस्म के असलहे से लैस था। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की एपिसोड। उम्मीद करते हैं आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। जाने से पहले इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। कमेंट करके हमें बताइए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी, और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर लीजिए।